अक्सर मेरे साथ घूमती थी, मेरे साथ ही बातें करती थी। आज बस में मेरे साथ ही बैठी थी। मेरे बालों की प्रशंसा करती रही, फिर बोली, मुझे नींद आ रही है, थोड़ा सीधे होकर बैठ जाओगे? मैंने भोचों को उल्लू के समान उसकी ओर देखा। सीधे बैठ जाओ तक तो ठीक था, माँ भी यही कहा करती थी कि मैं झुक के बैठता हूँ, ऐसे में कमर झुक जाती है, मुझे सीधे होकर बैठना चाहिए। बाद में ड्रिल मास्टर से लेकर क्लास टीचर तक सबने यही बोला, सीधे बैठो। और आज ये भी यही चाहती है मैं सीधा बैठूं, तो इसमें हर्ज क्या है? दिन भर घूमने फिरने से थका तो हुआ था मैं, पर इसकी बात मान सीधा बैठना उचित समझा। किंतु इसकी नींद से मेरे सीधे बैठने का क्या संबंध? मन तर्क शास्त्र की ओर भागने की जगह काव्य शास्त्र की ओर भागने लगा। समझ गया था यह संगति अलंकार है, कारण कहीं और होता है, कार्य कहीं और। नींद इसे आई है तो सीधा मुझे बैठना है। संगति अलंकार का ऐसा सुंदर जीवंत और आधुनिक उदाहरण सामने देख मैं गदगद हो गया। मेरा ध्यान उससे हटकर परीक्षा की ओर चला गया। यदि परीक्षा में संगति अलंकार के विषय में पूछा गया तो मैं यही उदाहरण लिखूंगा, परीक्षक भी चित रह जाएगा। अभी मैं परीक्षा फल और उसके आधार पर मिलने वाली नौकरी तक जाता, उसकी इस हरकत ने मेरी चिंतन प्रक्रिया में बाधा डाल दी। विचारों की श्रृंखला टूट गई, मेरा ध्यान पलट आया। हुआ ये कि मेरे सीधे बैठते ही उसने अपना सर मेरे कंधे से टिका लिया और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। मेरा मस्तिष्क काव्य शास्त्र के खेत को चरना छोड़ सरपट भागता हुआ नागरिक शास्त्र में जा घुसा। ये कैसा शिष्टाचार है? इसे नींद आई है तो रात भर तनकर ड्यूटी पर मैं बैठूं, कहीं मेम साहब की नींद में विघ्न ना पड़े। ये कैसा समाज है? स्वार्थी, केवल अपनी सुविधाओं का ध्यान है, दूसरे के आराम की तनिक भी चिंता नहीं है। एक आदमी को सोने के लिए दूसरे का कंधा चाहिए और दूसरे को जरा ढीले होकर बैठने की भी सुविधा नहीं। पर ना तो मैं उसे इस अशिष्टता के लिए फटकार सका और ना नागरिक शास्त्र के व्याख्यान दे सका। वो मेरे कंधे पे सोई बड़ी प्यारी लग रही थी। मेरा मन भी पिघल रहा था और कंधा भी। दूसरा कंधा अपने भाग्य में 8-8 आंसू रो रहा था। तब मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा, दुष्ट, तुझे मानव कहलाने का कोई अधिकार नहीं। एक अबला नारी सैर सपाट से थकी तेरे सारे से थोड़ा विश्राम कर लेना चाहती है तो तेरे मन में दूषित विचारों का मेला लग रहा है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ये मानव तन क्यों पाया तूने यदि किसी की कष्ट में सहायता नहीं कर सकता? आत्मा के अधिकार का तत्काल प्रभाव हुआ। मेरे अंदर का सोया हुआ सामाजिक कार्यकर्ता जाग गया और प्रेमी पुरुष सो गया। मैंने अपनी चेतना को जगाया और उसे याद दिलाया, ये शरीर तो बना ही दूसरों की सहायता के लिए है और ये कंधा तो बना ही इसलिए था। मैंने वहीं बैठे बैठे विश्व प्रतिज्ञा की, आज से कंधा जन कल्याण को समर्पित। चाहे किसी कन्या के सोने के काम आए या किसी की अर्थी उठाने के, जो भी मेरा कंधा मांगेगा उसी को अर्पित हो जाएगा। पर शायद उसे नींद नहीं आई थी। वो सीधी होकर बैठ गई और मेरे चेहरे को ध्यान से देखने लगी। वो देख रही थी कि उसके द्वारा मेरे कंधे का उपयोग मुझे बुरा तो नहीं लगा। सामान्यतः ऐसी हरकत मुझे बुरी लगती है। अपना शेविंग सेट तो मैं किसी को देता नहीं हूँ, कंधा कहाँ से देता। पर उस समय मेरी उदारता और उदारता ऊंचे ऊंचे शिखरों पर उड़ रही थी। मैंने अपने कंधे के लिए दुरुपयोग के लिए अपनी आप प्रशंसा उसे नहीं जताई, बल्कि बड़ी उदारता से बोला, सो जाओ मैं बुरा नहीं मानूंगा। उसकी आंखों में मेरे प्रति प्रशंसा के भाव नहीं जागे, बल्कि ना वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं आदमी ना होकर चुंदर या उदबुला हूं। फिर स्वयं बोली, नींद नहीं आ रही है। मन तो किया उसे बोल दूं, नींद नहीं आ रही है तो किसी और सीट पर जाकर बैठ जाओ, मैं ही अपनी कमर सीधी कर लेता हूं। पर तत्काल ही मेरे विवेक ने मुझे धिक्कारा, वो स्त्री है, कोमल है, मैं पुरुष हूं, कठोर हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नींद क्यों नहीं आ रही है? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे बुखार हो गया। प्लीज मेरा सिर दबा दोगे?
इच्छा हुई कि इसे बता दूं। मैंने अभी अभी स्वयं को दूसरों के कष्ट निवारण के लिए समर्पित किया है और अपने जीवन के दर्शों का भी थोड़ा ज्ञान दे दूं, पर उसके सामने मेरी जुबान ही नहीं खुली। वो मेरा अनुचित लाभ उठा रही थी, फिर भी अच्छी लग रही थी। हाँ, दबा दूंगा। थैंक यू। पर जब तक मैं कुछ समझ पाता, वो अथलेटी सी हो गई थी। उसने अपना सर मेरी गोद में रख लिया था और सोने के लिए आंखें बंद कर ली थी। मेरी गोद में लेटी मुझे मेरी दादी लग रही थी। वो भी मुझसे ऐसी सिर दबाया करती थी। मेरी घंटों की मेहनत के बाद मेरी थोड़ी सी प्रशंसा कर देते थे, तुम अच्छा सिर दबाते हो। अब मैं इसका सिर दबाता रहूंगा, ये सो जाएगी। मेरी दादी भी ऐसी ही करती थी, मैं सिर दबाता रहता था और वो खराटे लेती रहती थी। मेरी कलाइयां दुख जाती थी, पर मेरी दादी के कान में जू तक नहीं रहती थी। अपने कोमल और भिरू बच्चे को बचाने के लिए मेरी माँ अपनी सास से डरती डराती दरवाजे के पीछे से मुझे उठने का इशारा करती थी, पर मैं जैसे ही उठने का साहस करने लगता था, किसी जादू से मेरी सोई हुई दादी की नींद उजड़ जाती थी और वो करवट बदल कर बोलती थी, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? मैं चिंतित हो गया। मैं इसका सिर दबाता रहा, ये सो गई तो मेरा क्या होगा? यहाँ तो मेरी माँ भी नहीं है अपने कोमल बच्चे को अपनी सास से बचाने के लिए। ये मेरी दादी की दादी मेरी गोद में सो रही है। मैंने अपने मन को समझाया, अपने दर्शों को याद किया और उसका सिर दबाना आरंभ किया। थोड़ी देर में मैंने अपने मन के पाप को पहचान लिया। मेरी उंगलियां बहक कर उसकी गालों तक चली गई। मैंने भयभीत दृष्टि से उसकी ओर देखा, कहीं उसे मालूम तो नहीं हो गया? पर नहीं, उसकी नींद मेरी दादी की नींद से भिन्न थी। उसे नहीं मालूम हुआ था कि मैंने उसके गालों को छुआ है, बल्कि वो तो बड़ी संतुष्ट होकर मेरी गोद में सो रही थी। तभी मैंने मेरे मन को धिक्कारा। एक पराई स्त्री ज्वरग्रस्त हो, उसके सिर में पीड़ा हो रही है, वो मुझसे थोड़ी सहायता मांग रही है और मेरे मन में पाप जाग रहा है। धिक्कार है मुझे। किसी की विपत्ति का लाभ उठाना कहां की मानवता है? बस इतना ही धिक्कार पर्याप्त हुआ। उसके बाद मेरे मन में तनिक भी पाप नहीं जागा। मैं बड़ी निष्ठा से रोगी की सेवा में लग गया। पर जब उसकी नींद मेरी दादी की नींद से भी लंबी हो गई और मैं रोगी की सेवा करते करते उठ गया, तो मैंने अपने साथियों की तरफ याचना भरी दृष्टि से देखा, पर किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई, ना लड़कों को और ना लड़कियों को, बल्कि वो तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अंत में ना मुझे कहना ही पड़ा, अरे अरे भाई कोई आ जाओ यार, इसकी तबीयत खराब है, इसका सर दबा दो। पर तभी वो सीधी होकर बैठ गई और मुझे इतने गुस्से से देखने लगी जैसे मेरी बहुत बेइज्जती करने वाली हो। पर इतने गुस्से में भी ना उसके मुंह से मेरे लिए प्रशंसा ही निकली। तुम्हें ना काव्यशास्त्री समझ में आता है, पर ना ये प्रशंसा मुझे थोड़ी अधूरी सी लगी। नहीं, वो भाषा विज्ञान में भी अधिकतम अंक मेरे ही थे। कौन सी भाषा समझ में आती है तुम्हें? मैं तुम्हारी निवेदन की प्रतीक्षा में, हृदयता में बेशर्मों की तरह तुम्हारी गोद में पड़ी हूँ और तुम अपने मित्रों को मेरा सिर दबाने के लिए बुला रहे हो। बॉडम कहेंगे। फिर समझ आया, प्रेम की तरासदी हो गई।